मुस्लिमों को लेकर इस पे कंसीडरेशन डाल रहे हैं, आप उस दिशा में लेके जा रहे हैं। अभी हाल ही में कानपुर में मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का एक कार्यक्रम होता है जी, बाकायदा उसमें प्रस्ताव पास किया जाता है और वो लोग हैं जो एडवोकेसी के प्रोफेशन से जुड़े हुए हैं। बाकायदा मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड मुस्लिमों के लिए क्या कानून होंगे इसको लेकर एक सेकुलर नेशन के अंदर मूवमेंट चलाता है। एक सेकुलर राष्ट्र में मुस्लिम धर्म के आधार पर कानून बनवाना चाहता है, बाकायदा प्रस्ताव पास करते हैं। ब्लास्फेमी को एक कानून की शक्ल में वो चाहते हैं, ईश निंदा का कानून बने जो अभी तक मुस्लिम राष्ट्रों में ही है। अदरवाइज कोई सेकुलर कंट्री ब्लास्फेमी में बिलीव नहीं कर रही है, भारत में भी नहीं किया गया, लेकिन वो मांग कर रहे हैं कि यहाँ पे ईश निंदा का कानून लाया जाए। तो मुस्लिम धर्म को अपीज करने के लिए कानूनों की डिमांड करने वाला एक संगठन मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, क्या ये जो शब्द है मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, देखिए ये भारत के सेकुलरिज्म को चुनौती देता प्रतीत नहीं होता? मैं आपको, ये बहुत अच्छा आपने सवाल किया राजेश जी, और इसका जवाब जन जन तक पहुंचना बहुत ज़रूरी है। क्यों? पहली बात तो जिस मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की इतनी चर्चा होती है, जिस पर्सनल लॉ बोर्ड, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के लोगों को लोग टीवी पे बुला बुला के बहस कराते हैं, वो मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड सिंपली एक एनजीओ है। और भारत में लगभग 25 लाख एनजीओ हैं, उसी में से एक एनजीओ ये मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड है। मैं भी एनजीओ बना सकता हूं, मैं अपने एनजीओ का नाम रख लूं हिंदू पर्सनल लॉ बोर्ड, तो क्या मैं जो कुछ कहूंगा वो पूरे भारत के और पूरे दुनिया के हिंदुओं की आवाज़ होगी? आप भी अपना एक एनजीओ बना लीजिए, आप लिख दीजिए हिंदू के नाम से कुछ भी बना लीजिए, तो क्या आप जो बोलेंगे वो पूरे हिंदुओं की आवाज़ होगी? मुस्लिम भाई, इस देश के सभी नागरिक अच्छी तरीके से समझ लें कि मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की औकात केवल और केवल एक एनजीओ की है। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड एक एनजीओ है। 1973 में जब कांग्रेस छटपटा रही थी, कांग्रेस के दिन यहाँ बुरे चल रहे थे, तो उस समय इंदिरा गांधी जी ने एक एनजीओ बनवाया था। अपने दिमाग में कुछ इनके चल रहा था देश में विभाजन को बढ़वाने के लिए, तो उन्होंने इस एनजीओ की स्थापना करवाई थी 1973 में। और आज भी ये एक एनजीओ है और कुछ नहीं है। हाँ, इस एनजीओ को विदेशों से चंदा अच्छा आता है, इसने अपना एफसीआरए भी ले रखा है, तो देश में भी चंदा इसको आ रहा है, विदेश में भी चंदा आ रहा है। इस एनजीओ में जो लोग काम करते हैं, जो इसके सदस्य हैं, उनके बारे में कुछ नहीं कहना चाहूँगा, बस इतना ही कह सकता हूँ कि इस तरीके के एनजीओ का एक ही इलाज है, भारत में प्रॉपर्टी को आधार से लिंक करने के लिए कानून बनाया जाए। जिस दिन भारत में प्रॉपर्टी को आधार से लिंक करने का कानून बन जाएगा, उस दिन भारत में कम से कम 2 लाख एनजीओ धारी भारत छोड़ के भाग जाएंगे, मैं ये गारंटी ले सकता हूँ। मैं जानता हूँ इस एनजीओ, जो दुनिया भर के एनजीओ चल रहे हैं, उनका एजेंडा क्या है। उनका मूल एजेंडा है खाड़ी देशों से पैसा लेना, विदेशों से पैसा लेना, पैसे लेके मर्सिडीज खरीदना, फार्म हाउस खरीदना, बड़े बड़े बंगलों बनवाना, और बीच बीच में ऐसे विभाजनकारी बातें करना, क्योंकि उनको पैसे इसी काम के लिए मिल रहे हैं। दूसरी बात है, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड अगर ये कह रहा है कि भाई इस देश में समान नागरिक संहिता नहीं होनी चाहिए, तो वो तो ये भी कह चुका था इस देश में ट्रिपल तलाक चलना चाहिए। मेरी पीआईएल हलाला के खिलाफ है, उसमें कह रहा है वो हलाला का समर्थन कर रहा है। तो मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड वो उन सभी कामों का समर्थन करता है जो संविधान विरोधी हो। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड बहुविवाह का समर्थन करता है, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड हलाला का समर्थन करता है, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ट्रिपल तलाक का समर्थन करता है, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड चाची मामी से निकाह का समर्थन करता है, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड मुताह मिस्यार से समर्थन करता है, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड तहर्रुस का समर्थन करता है। तो जितने भी चरमपंथी सोच है, कट्टरपंथी सोच है, उन्मादी सोच है, उन सभी चीज़ों का समर्थन करता है। जहां वैज्ञानिक सोच विकसित करने की बात हो, तार्किक सोच विकसित करने की बात हो, चीज़ों को आज 21वीं सदी में मानवीयता के आधार पर देखने की बात हो, वो उसका विरोध करता है। और सबसे बड़ी बात, वो संविधान, उसमें एक नेता हैं हैदराबाद के, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के मेंबर हैं, वो हैदराबादी नेता इस संविधान की बात बार बार कहते हैं। मतलब वो व्यक्ति दिन भर में कम से कम 10 बार संविधान का अपमान करता है, लेकिन संविधान की शपथ लेके बात करता है। हमेशा कहेगा संविधान संविधान संविधान, लेकिन कभी ये नहीं कहेगा आर्टिकल 44 को लागू करो।
तो ये आपने बहुत अच्छा कार्यक्रम शुरू किया है। अब हम एक एक करके हम भारत में ये संविधान में जो जो आर्टिकल हैं उन सब के बारे में चर्चा करेंगे। और मैं आप लोगों से आग्रह कर रहा हूँ, इस विषय को जन जन पहुँचाइए। लोगों को पता चलना चाहिए कि पहली बात तो संसद में संविधान की कसम खा के बैठे लोग किस तरीके से संविधान की धज्जियां उड़ा रहे हैं। जिन लोगों को वेतन भत्ता गाड़ी बंगला केवल संविधान को लागू करने के लिए मिलता है, वो संविधान को लागू क्यों नहीं कर रहे हैं। और किस तरीके से संविधान की शपथ लेके संविधान विरोधी कार्य किया जा रहा है, ये इसको जन जन पहुंचाना हमारे युवा साथियों की ड्यूटी है। ये आप जो इस समय पब्लिक 24 से जो जुड़े हुए लोग हैं, इनकी ड्यूटी है। और मैं आशा करता हूं कि इस तरीके का कार्यक्रम अगर और चलता रहा तो बहुत जल्द ही जनता ही इनको सबक सिखाएगी। हाँ, एक बात मैं जरूर कहूँगा, इस देश में संपत्ति को आधार से लिंक करने और भ्रष्टाचार के खिलाफ कठोर कानून बनाने की जरूरत है। जब तक संपत्ति आधार से लिंक नहीं होगी तब तक इस देश में जो एनजीओ धारी हैं, जो आंदोलन जीवी हैं, जो एनजीओ जीवी हैं, ये अपनी दुकान चलाते रहेंगे। इनकी दुकान बंद करने के लिए कठोर कानून बनाना बहुत जरूरी है। धन्यवाद अश्विनी जी। साथियों, विषय की गंभीरता को समझिए। देश को संविधान से चलना है, गीता, कुरान और रामायण से नहीं चलना है। सारे के सारे नियम, जीवन जीने के नियम, पढ़ाई लिखाई करने के नियम, जीवन को चलायमान रखने के नियम संविधान के अंदर लिपिबद्ध किए गए हैं। इस देश को उसी किताब से चलना है। उस किताब में आप बदलाव ला सकते हो, आप लोग मिलकर तय कर सकते हो। जस्टिफिकेशन होना चाहिए, न्याय होना चाहिए। संविधान का न्यायकारी होना परम आवश्यक चीज है। इस दिशा में सोचने की आवश्यकता है, समझने की आवश्यकता है। सभी से आह्वान है, इस देश के लिए सोचिए, इस देश के रहने वाले नागरिकों के लिए सोचिए। मैं केवल नागरिकों की बात कर रहा हूं। ये नागरिकों का विषय है और नागरिक कौन है ये आप लोग तय करेंगे। जय हिंद, जय भारत।